गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू लिटरेरी टॉक्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जीबी शॉ से रिलेटेड। जीबी शॉ से रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीबी शॉ वॉज बॉर्न इन। आपको बताना है जीबी शॉ का जन्म कहाँ हुआ था। लंदन में, डबलिन में, पेरिस में या बेलफास्ट। ठीक है, तो देखें जरा, जीबी शॉ का जन्म हुआ था। ये एक आयरिश ड्रामेटिस्ट हैं जीबी शॉ। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। तो सेकंड आंसर है बी, डबलिन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जीबी शॉ रिसीव द नोबेल प्राइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीबी शॉ को नोबेल प्राइज मिला था विच ईयर? 1925, 1918, 1930, 30 और 1922। चलिए देखिए, जीबी शॉ को नोबेल प्राइज मिला था 1925। ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925, है ना। और जीबी शॉ को 1938 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला था पिग्मेलियन के लिए। ठीक है, पिग्मेलियन के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो ये ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्लस ऑस्कर। इन्हें दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए 1925। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्ले अटैक्स रोमांटिक आइडियाज ऑफ वॉर। किस प्ले में रोमांटिक आइडियाज ऑफ वॉर हैं? नंबर ए है कैंडिडा, सेकेंड है आर्म्स एंड द मेन, द डॉक्टर डायलेमा एंड पिग्मेलियन। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आर्म्स एंड द मेन एक रोमांटिक आइडियाज पे आधारित ये एक प्ले है। और इस प्ले में अगर आपको ध्यान हो तो ब्लंचली जो कि एक वॉर से भागा हुआ सोल्जर रहता है ना, जो कि एक रोमांटिक रोल में आर्म्स एंड द मैन में दिखाई देता है। ठीक है, तो आर्म्स एंड द मैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिजा डूलिटिल अपीयर्स इन। एक कैरेक्टर है एलिजा डूलिटिल। ठीक है, ये एलिजा डूलिटिल कैरेक्टर वो कौन से वाले प्ले में है? कैंडिडा में है, आर्म्स एंड द मैन है, या फ्रीडम में, पिग्मेलियन। ठीक है, तो देखिए कैंडिडा तो खुद ये मेन लीड कैरेक्टर में है, तो कैंडिडा में कैंडिडा ही है ना। और कैंडिडा के बाद कैंडिडा ये आपका 1894 में पब्लिश हुआ था। आर्म्स एंड द मैन ये भी 1894 में पब्लिश हुआ था। ठीक है ना। आर्म्स एंड द मैन में जो लीड कैरेक्टर में है वो है रायना, है ना। फ्रीडम, फ्रीडम एक ऐसे है, बहुत ही पॉपुलर ऐसे है, जो कि 1935 में जो है पब्लिश किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, जीवी शॉ के द्वारा। तो ये भी नहीं है। पिग्मेलियन ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, पिग्मेलियन इज द राइट आंसर। पिग्मेलियन में एलिजा डूलिटल एक लीड रोल में रहती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉ वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय। शॉ के जो वर्क हैं उसमें मेनली किन का इन्फ्लुएंस है? शेक्सपियर का, हेनरी इब्सन का, मिल्टन का या एरिस्टोटल का? ठीक है, तो शॉ जो है वो ही वॉज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरिक इब्सन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉज प्लेज आर डिस्क्राइब एज। शॉ के जो प्ले हैं वो किस तरीके के हैं? रोमांटिक हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, पोएटिक हैं या हिस्टोरिकल हैं? ठीक है, तो देखिए शॉ के जो अमूमन सभी प्लेज हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रॉब्लम प्लेज कहलाते हैं। ठीक है,
क्योंकि मोस्टली शॉ के सभी प्लेज में अगर हमने देखा तो इन्होंने क्या किया, कुछ न कुछ सोशल इश्यूज जो रीजनेबल पॉइंट इन्होंने रेज किए हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट किए हैं, तो सभी लगभग इनके जो प्ले हैं वो प्रॉब्लम प्लेस कहलाते हैं। सोशली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समाज में जो भी जो है बुराइयां हैं, उनको उजागर करने का काम जो है शॉ के लगभग लगभग हर प्ले में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोफेसर हेनरी हिगिंस इज अ स्पेशलिस्ट इन। जो प्रोफेसर हैं हेनरी हिगिंस, वो कौन सा काम में स्पेशलिस्ट हैं? साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, फोनेटिक्स में या एंथ्रोपोलॉजी में? ठीक है, तो देखिए जो ये कैरेक्टर है प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, ये कैरेक्टर है पिग्मेलियन प्ले में, है ना, पिग्मेलियन में। और पिग्मेलियन में जो एक फीमेल कैरेक्टर है एलिजा डूलिटिल, ठीक है, उनको ये सिखाने के लिए, ठीक है, बेटर स्पीकिंग इंग्लिश के लिए एलिजा को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो हेनरी हिगिंस जो है वो स्पेशलिस्ट हैं फोनेटिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिजा डूलिटिल बिलोंग्स टू विच क्लास? एलिजा डूलिटिल किस क्लास से बिलोंग करती है? एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग से, अपर क्लास से, मिडिल क्लास से या वर्किंग क्लास से? देखिए ये भी पिग्मेलियन में कैरेक्टर है, अभी मैंने आपको बताया। एलिजा डूलिटिल जो है वो क्या करती हुई दिखाई देती है प्ले की शुरुआत में? फ्लावर्स सेलिंग, है ना, ये क्या करती हैं? फ्लावर्स सेलिंग का काम करती रहती हैं, है ना, फूल बेचने का काम करती हैं। तो ये जो है वर्किंग क्लास से बिलोंग करती हैं एलिजा डूलिटिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्स एंड द मैन इज सेट अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ। जो आर्म्स एंड द मैन का बैकग्राउंड है वो मेनली किस सिचुएशन पे है, किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, सर्बो स्विस वॉर में या सर्बो बुल्गेरियन वॉर या क्रीमियन वॉर? ठीक है, तो देखिए जो वॉर चल रहा होता है वो चल रहा होता है सर्बिया और बुल्गारिया के बीच में, ठीक है, सर्बिया और बुल्गारिया के बीच में। स्विस का सैनिक रहता है, ठीक है, प्रोफेशनल सोल्जर रहता है ब्लंचली, जो कि स्विस आर्मी से रहता है, लेकिन जो वॉर चल रहा होता है वह सर्बिया और बुल्गारिया के बीच चल रहा होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन फ्रीडम शॉ डिफाइंस फ्रीडम एज। फ्रीडम देखिए अभी मैंने आपको पहले बताया 1935 में पब्लिश किया था जीवी शॉ ने। ये एक ऐसे है और बहुत ही पॉपुलर ऐसे है, ठीक है। इस ऐसे में फ्रीडम को शॉ ने कैसे डिफाइन किया है? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए या एब्सेंस ऑफ लॉ, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ चॉइस या सोशल इक्वलिटी? ठीक है, देखिए फ्रीडम में मोस्टली शॉ का जो मैसेज है इस ऐसे में वो ये है कि फ्रीडम जो है वह बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप एक व्यक्ति को पूरी कंप्लीट फ्रीडम देते हो, दूसरे व्यक्ति के लिए वो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, केओटिक सिचुएशन हो जाती है, कहीं ना कहीं समस्या का विषय होते हैं, ठीक। तो फ्रीडम तो मिलनी चाहिए लेकिन लॉ के अंडर में, है ना, मतलब कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ चॉइस, ठीक है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चॉइस आपको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप टोटली क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो यहाँ पे सही आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि फ्रीडम से ही है। फ्रीडम नाम के ऐसे से है, फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन लीड्स टू। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर फ्रीडम बिना डिसिप्लिन के हो तो वो डेमोक्रेसी कहलाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे प्रोग्रेस होगी? नहीं। केओटिक सिचुएशन मतलब
जो है एक डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी डिसऑर्डर्ड, कुछ भी सीक्वेंस में नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग क्या कहेंगे कि वी आर फ्री। तो जब सारे लोग फ्री हो जाएंगे तो कंट्रोल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर है यहाँ सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टोन ऑफ शॉज ऐसे फ्रीडम इज, जो शॉ के ऐसे का जो टोन है वो कैसा है? इमोशनल है, नरेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो इनके प्ले का जो ऐसे का आंसर है इसका, वो है टोन जो है वो कैसा है? आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है। राइट आंसर है सी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हिगिंस रियल फेलियर इज हिज इनएबिलिटी टू, जो हेनरी हिगिंस का फेलर है वो क्या है? कौन सा फेलर है कि वो क्या है, किस चीज में फेल हो जाते हैं? टीच करेक्टली, क्या वो जो कैरेक्टर था हिगिंस जिसको वो ट्रेन कर रहे थे फोनेटिक्स, उसका नाम था एलिजा डूलिटिल, तो क्या वो डूलिटिल को टीच करने में फेल हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेन तो वो बढ़िया से कर देते हैं। चेंज एलिजा सोशल क्लास, एलिजा का जो सोशल क्लास है वो चेंज नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल भी। वो जो है अपर क्लास की तरह बिहेव करने लग जाती है। इसका मतलब है ये आंसर भी सही नहीं है। एक्सेप्ट इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए, जो फीलिंग्स एलिजा डूलिटिल के मन में आ जाती हैं उस तरीके की फीलिंग्स हिगिंस फील नहीं कर पाते हैं, इसलिए इमोशनली जो है हिगिंस वहाँ पे फेल हो जाते हैं एलिजा को समझने में। हिगिंस जो है डूलिटिल को प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं और एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, एक मिशन की तरह ले रहे हैं। जबकि एलिजा डूलिटिल हिगिंस के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग्स अपने मन में रखती हैं जो कि हिगिंस वह फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लंचलीज चॉकलेट्स सिंबलाइज, देखिए ब्लंचली जो सोल्जर रहते हैं कहाँ के? स्विस आर्मी के, ठीक है। और ये जब लड़ाई में जब ये जाते हैं तो अपने रिवॉल्वर की जगह अपने जेब में क्या रखते हैं? चॉकलेट्स, ठीक है। तो चॉकलेट्स किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? कावर्डाइस मतलब एक डरपोक होने को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है उनके लिए। रोमांटिक एस्केपिज्म या कैपिटलिस्ट ग्रीड, है ना। तो इसका राइट आंसर है बी। ये चॉकलेट्स जो सिंबलाइज करता है वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल को, एक पॉजिटिविटी को, ठीक है, ये ह्यूमैनिटी को यहाँ पे क्या करता है? साबित करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन कैंडिडा द चॉइस सीन सबवर्ट ट्रेडिशनल ड्रामा बिकॉज, जो कैंडिडा में लास्ट का जो चॉइस सीन है जिसमें कैंडिडा को क्या लेना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। एक तो रहता है कैंडिडा का हस्बैंड, ठीक है, जेम्स, ठीक है, जेम्स मॉरेल। और दूसरा कैरेक्टर रहता है यूजीन, ठीक है। तो यूजीन ये पोएट बाद में आता है, ये इसका हस्बैंड रहता है, ठीक है। तो कैंडिडा को लास्ट में चूज करना पड़ता है कि वो हस्बैंड के साथ रहना चाहती है या यूजिन के साथ, क्योंकि यूजिन कैंडिडा के लिए फील करने लगता है और कैंडिडा भी यूजिन से अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन लास्ट में कैंडिडा अपने हस्बैंड की तरफ जेम्स मॉरेल के साथ रहने के लिए जो है डिसीजन लेती है, चॉइस करती है, ठीक है। क्यों चॉइस करती है? क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो क्या करता है? इमोशनली वीक दिखता है, ठीक है। तो क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे वीक है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा एज देके और सोशली बैलेंसिंग के लिए, ठीक है ना, एक बैलेंस बनाता हुआ ये प्ले लगता है, ठीक है ना। इसलिए लास्ट में ऐसा लगता है कि वह यूजिन को डिसाइड करेगी, चूज करेगी, लेकिन वह अपने हस्बैंड को लास्ट में चूज करती है। उसका रीजन है बिकॉज हर हस्बैंड इज इमोशनली वीकर, ठीक है। तो ये तो था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट
जीवी शौक से संबंधित इसी तरीके का और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।